नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। तो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो यदि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दी हुई है। तो सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है, ठीक है। तो भारत की जो उत्तर पश्चिम दिशा दोस्तों, वहाँ पर क्या है, हमारा उत्तराखंड राज्य यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और यह क्या है, पश्चिम मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत हमारा उत्तराखंड राज्य यहाँ पर आता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है, ठीक है। तो उत्तराखंड के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य 77 डिग्री 34 मिनट से, ठीक है, 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का अगर हम देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर बात करेंगे तो कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट क्या है हमारा देशांतरीय विस्तार है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है, ठीक है। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के आकार के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य का जो आकार वो कैसे है, आयताकार। तो ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। अगला है, राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक है, ठीक है। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की लंबाई की तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई जो है कितनी है, 358 किलोमीटर, ठीक है। उसी के साथ उत्तराखंड राज्य की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 320 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है 320 किलोमीटर है, ठीक है। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल की, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, हमारे उत्तराखंड राज्य का क्या टोटल क्षेत्रफल है यहाँ पर, ठीक है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.69%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 20वां स्थान है इसका, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, राज्य का जो देश में स्थान है उत्तराखंड राज्य का वो 18वें नंबर पे है, ठीक है। और इसी के साथ अगर राज्यों के साथ हम केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का जो स्थान है वो 20वां हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% यानी 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का जो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों वो कितना यहाँ पर 46,335 किलोमीटर, 46,035 किलोमीटर, ठीक है, जिसको जो क्या है 86.07% है, ठीक है। अगर वहीं हम मैदानी क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है उत्तराखंड राज्य का मैदानी क्षेत्रफल, 13.93% यानी 7,448 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है टोटल मैदानी भाग है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं, ठीक है। राज्य के उत्तर में वृहद हिमालय, ठीक है, एवं दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी व दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य में तराई क्षेत्र हमारा स्थित है, ठीक है। जो हमारा वृहद हिमालय दोस्तों ये, ठीक है, ये राज्य की क्या है उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। जबकि जो शिवालिक श्रेणी है यह राज्य के दक्षिण से पश्चिम में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की पूर्वी सीमा काली नदी यहाँ पर निर्धारित करती है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की जो पूर्वी सीमा है वो यहाँ पर क्या है, काली नदी उस सीमा को यहाँ पर निर्धारित करती है। उसी के साथ जो राज्य की पश्चिमी सीमा है उसको यहाँ पर क्या है टोंस नदी बनाती है, या टोंस नदी यहाँ पर उसको निर्धारित करती है, ठीक है। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड राज्य क्या है, उत्तराखंड राज्य के 3 जनपद, ठीक है। कौन कौन से 3 जनपद, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये तीनों जनपद क्या है अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि नेपाल के साथ उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद अपनी सीमा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर साझा करते हैं। तो हमें याद रखने 3, कौन कौन से, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है।
उसी के साथ राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमा से दो राज्य के दो जिले देहरादून उत्तरकाशी सीमा यहाँ पर साझा करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो उत्तराखंड राज्य के दो जनपद हैं देहरादून और उत्तरकाशी, ठीक है, ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के उत्तर में हिमालय पार तिब्बत या चीन स्थित है। ठीक है, इसकी सीमाएं 3 जिलों क्रमशः पूर्व से पश्चिम पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी से लगती है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के क्या है 3 अन्य जिले क्या है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर क्या है चीन के साथ यहाँ पर साझा करते हैं। तो चीन के साथ हमारे जो 3 जनपद है सीमा साझा कौन कौन करते हैं? पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया। ये तीनों जनपद हमारे क्या है चीन से यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर। ठीक है, यानी 625 किलोमीटर की लंबाई क्या है उत्तराखंड राज्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर साझा करता है। ठीक है, जिसमें से 275 किलोमीटर नेपाल के साथ साझा करता है और 350 किलोमीटर यहाँ पर क्या है चीन के साथ यहाँ पर साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों नेपाल एवं तिब्बत से लगती है। यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला रेखा है। तो उत्तराखंड का क्या है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा यहाँ पर? पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ क्या है 2 देशों से क्या अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो ये भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की सीमाएं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य में टोटल 13 जिले हैं। ठीक है, इसमें से 2 जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, टोटल हमारे 13 जिले हैं। 13 जिले में से क्या है 2 जिले कैसे मैदानी क्षेत्र वाले। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के क्या है 2 जिले मैदानी क्षेत्र वाले हैं। ठीक है, बच्चे 11 जो जिले हमारे वो क्या है वो पहाड़ी क्षेत्र वाले यहाँ पर। ठीक है, तो 2 जिले जो मैदानी क्षेत्र वाले दोस्तों उनको हमने यहाँ पर याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य के कौन से 2 जिले क्या है मैदानी क्षेत्र वाले। तो उनमें से हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर क्या है हमारे 2 मैदानी जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के 4 जिलों की सीमाएं किसी राज्य व देश से नहीं लगती है। ठीक है, तो 4 जिले ऐसे दोस्तों हमारे 4 जनपद ऐसे हैं जो कैसे हैं आंतरिक जनपद है। ठीक है, इनको क्या है आंतरिक जनपद कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक जनपद क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या है ये ना किसी देश से ना किसी राज्य से क्या है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करते हैं, इसलिए इनको क्या है आंतरिक जनपद कहा जाता है। तो टोटल हमारे जो आंतरिक जनपद है वो 4 हैं। पहला टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा। ठीक है, ये हमारे कैसे जनपद हैं आंतरिक जनपद है। अगला है गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के 2 जिले आंतरिक जिले हैं। ठीक है, अगला है कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 2 जिलों पौड़ी चमोली पौड़ी की सीमा लगती है। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल के दोस्तों क्या है 2 जनपद यहाँ पर क्या है कुमाऊं मंडल से अपनी सीमा यहाँ पर साझा करते हैं, जिनमें से चमोली और पौड़ी हैं। अगला है गढ़वाल मंडल से कुमाऊं के 4 जिले यहाँ पर क्या है अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कुमाऊं के क्या है 4 जिले हैं जो क्या है गढ़वाल से अपनी सीमा यहाँ पर साझा करते हैं। उनमें से कौन कौन से कुमाऊं के जिले? अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, नैनीताल हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अगला है कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से यहाँ पर लगती है। अगला है सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से यहाँ पर लगती है। ठीक है, तो सर्वाधिक 7 जिलों से सीमा साझा करने वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो 7 जिलों से क्या है सीमा साझा करने वाला जनपद कौन सा हमारा? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल को भी हमने यहाँ पर क्या है याद रखना है। पौड़ी गढ़वाल क्या है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला हमारा जनपद है। ठीक है, अगला है गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर अन्य 6 जिलों की सीमाएं पौड़ी जनपद से लगती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल मंडल का वह कौन सा जिला है जो कि क्या है पौड़ी से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखना उत्तरकाशी। उत्तरकाशी एकमात्र जनपद है गढ़वाल मंडल का जो कि क्या है पौड़ी गढ़वाल से क्या है अपनी सीमा यहाँ पर साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है चमोली व अल्मोड़ा। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल के बाद क्या है दोस्तों चमोली और अल्मोड़ा मात्र 2 ऐसे जिले हैं जो क्या है 6 जिलों से क्या है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से 4 जनपद सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं देहरादून से सीमाएं? हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया। ये 4 जिले क्या है देहरादून से अपनी सीमा यहाँ पर साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 2000 में उत्तराखंड देश का 11वां हिमालय राज्य बना। ठीक है,
जब उत्तराखंड एक पृथक राज्य के रूप में अलग हुआ था, ठीक है, तब क्या है, देश का ये 27वां राज्य बना, ठीक है। लेकिन हिमालयी राज्यों में क्या ये देश का 11वां राज्य बना था, ठीक है। तो हिमालय की दृष्टि से 11वां और देश की दृष्टि से क्या है 27वां राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक बार सभी साथी क्या है सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ क्या है हमारे यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो उत्तराखंड राज्य है उसको क्या है 8 भौगोलिक क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना उत्तराखंड राज्य को क्या है 8 भौगोलिक क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा गया है। तो पहला है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ हो, ठीक है, ठीक है। जिसका उद्भव क्या है हिमालय से पहला हुआ हो उसको क्या यहाँ पर ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, जिसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। जो हमारा ट्रांस हिमालय उसको क्या है यहाँ पर तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला है राज्य के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है, ठीक है। तो जो राज्य का जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है उसके अंतर्गत यहाँ पर किस प्रकार की श्रेणियाँ आती है, तो जैक्सर श्रेणी हमने यहाँ पर याद रखनी है। अगला है उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, सलसला, दारमा आदि दर्रे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में दोस्तों हमारे क्या है नीति माणा दर्रा हो गया, किंगरी बिंगरी दर्रा हो गया, लिपुलेख दर्रा होगा, चोरहोती दर्रा हो गया, दारमा दर्रा हो गए। तो ये सभी जो दर्रे हैं दोस्तों हमारे ये क्या है ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिंधु नदी के तल से क्या दोस्तों जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है उसकी ऊंचाई कितनी है 2500 मीटर से 3500 मीटर के मध्य में है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि समुद्र तल से क्या है ट्रांस हिमालय क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो कितनी है 2500 मीटर से 3500 मीटर के मध्य। अगला है भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश और लद्दाख श्रेणियाँ भी यहाँ पर आती है, ठीक है। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉर्डन ऑस्टिन K2 काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों गॉर्डन ऑस्टिन K2, जिसको क्या है K2 के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के निर्माण की अगर हम बात करें तो ये क्या है अवसादी चट्टानों से मिलकर यहाँ पर बना है। अगला है ट्रांस हिमालय श्रेणी सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी सतलुज नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, ठीक है। तो ये नदियाँ क्या है ट्रांस हिमालय श्रेणी से ही इनका उद्गम होता है। अगला है सच्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय अलग होता है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय जिसे या हमें ग्रेटर हिमालय को हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को क्या है अलग करने वाली जो लाइन है दोस्तों वो कौन सी लाइन है यहाँ पर हिंज लाइन, ठीक है। अगला ट्रांस हिमालय माँ हिमालय के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है दोस्तों। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय भी यहाँ पर कहा जाता है, नाम से ही पता कर रहा है ग्रेटर यानी बड़ा, ठीक है। इसको क्या है जो ग्रेटर हिमालय इसको हिमाद्री या उच्च हिमालय के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला है बृहद या ग्रेटर हिमालय को उच्च आंतरिक या मुख्य हिमालय एवं हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में बृहद हिमालय श्रेणी की ऊंचाई 4500 मीटर से 7817 मीटर तक है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राज्य में बृहद हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी नंदा देवी है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी नंदा देवी, जिसकी लंबाई कितनी है 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला है राज्य में बृहद हिमालय श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में फैली हुई, ठीक है दोस्तों। अगला है बृहद हिमालय के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ठीक है। तो बृहद हिमालय के निचले भागों में क्या है यहाँ पर बुग्याल पाए जाते हैं, यानी जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उनको यहाँ पर क्या है बुग्याल या प्यार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य में सबसे कम वर्षा बृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। तो बृहद हिमालय का जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पे क्या है सबसे कम मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है। तो वर्षा होती है यहाँ पर 40 से 80 सेंटीमीटर तक की। अगला है 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमानी
जलवायु पाई जाती है। अगला है उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वृद्ध हिमालय का मूल निवासी भोटिया जनजाति को यहाँ पर कहा जाता है। तो वृद्ध हिमालय का जो मूल निवासी दोस्तों, ठीक है, वो भोटिया जनजाति के लोगों को यहाँ पर कहा जाता है कि ये क्या है, यहाँ के मूल निवासी हैं वृद्ध हिमालय के। अगला है माँ हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या भोटियों की निवास करती है, क्योंकि इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। अगला है राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलम आदि वृद्ध हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और भागीरथी, अलकनंदा, गौरी गंगा आदि नदियां महा हिमालय से निकलती है। ठीक है दोस्तों। अगला है ग्रेटर हिमालय एवं मध्य या लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारा महान हिमालय है या ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, उसके और क्या है, लघु हिमालय के बीच क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा पाई जाती है। ठीक है, इन दो हिमालयों के मध्य में। अगला है फूलों की घाटी वृद्ध या उच्च हिमालय क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो हमारी फूलों की घाटी दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। अगला है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर से 4500 मीटर तक यह पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जिलों चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून में मध्य हिमालय श्रेणियां विस्तृत हैं। अगला है मसूरी हो गया, देवन हो गया, रानीखेत हो गया, दूधातोली हो गया, बिनसर हो गया, द्रोणगिरी, जो ये सभी श्रेणियां दोस्तों ये क्या है, मध्य हिमालय के अंतर्गत यहाँ पर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य या लघु हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, लघु हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, जो हमारा मध्य हिमालय है या जिसको हम क्या है, लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, उसका जो निर्माण हुआ है वो वलित एवं कायांतरित चट्टानों से यहाँ पर मिलकर हुआ है। अगला है लघु हिमालय क्षेत्र से नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा व लदिया जैसी नदियाँ यहाँ पर निकलती है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे सात ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, खुरपत ताल आदि मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो भी है नैनीताल की जो भी ताल है दोस्तों, सात ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, ठीक है, भीमताल हो गया, खुरपत ताल हो गया, ये सभी क्या है, मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। अगला है राज्य में 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीतोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों का प्रमुख वृक्ष चीड़ है। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन वनों का जो प्रमुख वृक्ष होता है वो कौन सा होता है, चीड़ होता है। अगला है राज्य में 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो अल्पाइन वन पाए जाते हैं दोस्तों, वो क्या 2900 मीटर से क्या है, 3500 मीटर की ऊंचाई वाली जगहों पर पाए जाते हैं अल्पाइन वन। ठीक है, मध्य हिमालय की धौलधार श्रेणी पर शिमला बसा हुआ है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन सीमांत दरार है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। उत्तराखंड का पामीर। ठीक है, तो उत्तराखंड का पामीर क्या दोस्तों, दूधातोली श्रृंखला को यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो हमारे जो दूधातोली श्रृंखला है दोस्तों, ठीक है, ये राज्य की क्या है, लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आती है, या अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी जिलों में फैली हुई हमारी दूधातोली श्रृंखला। अगला है दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है, जिनमें पश्चिमी रामगंगा, आटागाड, वूनो पश्चिमी एवं पूर्वी नया नदियाँ। तो ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है कि दूधातोली जो हमारी श्रृंखला है, ये यहाँ से क्या है, 5 नदियों का उद्गम होता है। अगला है दूधातोली श्रृंखला की तली पर दुग्ध ताल स्थित है। ठीक है, जो दूधातोली श्रृंखला दोस्तों, उसकी जो तली है वहाँ पे क्या है, दुग्ध ताल हमारा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोदियाबगढ़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है। ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का समाधि स्थल कहाँ पे है, कोदियाबगढ़ में। ठीक है, कोदियाबगढ़ में प्रत्येक वर्ष 12 जून को चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में यहाँ पर मेला लगता है। अगला है 1960 ईस्वी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
से दूधाधौली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की यहाँ पर मांग की थी। ठीक है, अगला दोस्तों दून या द्वार क्षेत्र। ठीक है, मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाए जाने वाली क्षैतिज व ऊंची चौरस घाटियों को यहाँ पर दून कहा जाता है। इसे पूर्वोत्तर भाग में द्वार और पश्चिम में मध्य भाग में दून कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दून घाटियों की औसत ऊंचाई 350 मीटर से 750 मीटर तक होती है। ठीक है, अगला है राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का सबसे बड़ा दून अगर पूछा जाए तो कौन सा हमारा देहरादून। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर एवं चौड़ाई 24 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक है। ठीक है, अगला है पतली व कोटा नामक दून या द्वार नैनीताल में स्थित है। तो पतली व कोटा नामक जो दून है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में। अगला है कोठारी व चौखम नामक दून पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, हरकी दून नामक बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला दून घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र में अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है, जो दून घाटी दोस्तों वो मानव जीवन को क्या है, जीवन यापन करने के लिए वहाँ पे क्या है सुगम परिस्थितियां पर पाई जाती है, यानी उनके अनुकूल वहाँ पर परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, अगर दून क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो जो दून क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है दून घाटियों में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती रहती है। यह भूस्खलन अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी से यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, तो शिवालिक को बाया हिमालय या हिमालय का पाद भी यहाँ पर कहा जाता है। यह हिमालय श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है, इस कारण इसमें क्या है जीवाश्म पाया जाता है। तो हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रेणी है दोस्तों कौन सी यहाँ पर, शिवालिक श्रेणी। ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम मैनाक पर्वत है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी जो हमारी है उसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है यहाँ पर, मैनाक पर्वत। शिवालिक का अर्थ है शिव की भौएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी 7 जिलों दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल तथा दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में फैली हुई है हमारी शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अगला है शिवालिक की श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती है। अगला है राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र या बाया हिमालय में होती है, जो लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर की होती है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों की श्रेणी में होती है, तो हमें याद रखना है शिवालिक श्रेणी में। अगला है राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक श्रेणी में पाए जाते हैं। अगला है शिवालिक श्रेणी हिमालय से वृद्ध सीमांत दरार या ग्रेटर बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी को क्या है हिमालय से अलग जो करती है दोस्तों कौन सी करती है, हमारी वृत्त सीमांत दरार या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। शिवालिक क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो शिवालिक क्षेत्रों की जो जलवायु वो कैसे, गर्म शीतोष्ण जलवायु। अगला हमारा भावर क्षेत्र। ठीक है, तो शिवालिक के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ एवं मिट्टी कंकड़ पत्थर पर व मोटे बालू युक्त होती है। ठीक है, तो भावर क्षेत्र की जो जमीनें होती हैं वो कैसी होती है, भूमि कैसी होती है, उबड़ खाबड़। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला है भावर क्षेत्र का निर्माण प्लीटोसिन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, तो भावर जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर बहा के जो लाए गए हैं दोस्तों, ठीक है, उनके कारण क्या यहाँ पर भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अगला है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र जो हमारा उसका जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों से यहाँ पर हुआ है। यहाँ दलदल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला है राज्य के पौड़ी व नैनीताल दक्षिणी क्षेत्र उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र तराई के अंतर्गत यहाँ पर आता है। अगला है उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा व सितारगंज क्षेत्र तराई क्षेत्र में आते हैं। अगला है राज्य के तराई क्षेत्र में बंगाली, हरियाणी एवं पंजाबी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दलदली मिट्टी होने के कारण तराई क्षेत्र में धान एवं गन्ना की उत्पादकता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है अप्रैल माह में तराई क्षेत्र में सूरजमुखी का फूल खिलने की अवस्था में होता है। तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो तराई क्षेत्र की जो जलवायु कैसी है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर
पाए जाते हैं। अगर लास्ट दोस्तों हमारा राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैदानी भूभाग भूमि का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो बांगर या पुरानी जलोढ़ किसे कहा जाता है? मैदानी भाग का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच जाता उसको हम क्या है, पुरानी जलोढ़ कहते हैं। अगला है वह क्षेत्र जहाँ प्रत्युष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर या नई जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।